नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम एक ऐसे देश के इतिहास से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, जिससे मिलता जुलता मुद्दा लगभग मैं कह सकता हूं कि 2017 से लगातार देश में 8 वर्षों से लगातार उस प्रकार के मुद्दों पर लगातार बहस होती है कि जब भारत किसी पड़ोसी देश के साथ युद्ध में व्यस्त होता है और युद्ध देश पर लादी जाती है, थोपी जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं लादी जाती है, थोपी जाती है, क्योंकि भारत का ये इतिहास रहा है कि भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता। चाहे शासन जवाहरलाल नेहरू का रहा हो, चाहे शासन में लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, चाहे शासन में इंदिरा गांधी रही हो, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हो, या फिर राजीव गांधी के समय में सियाचिन का मामला हो। कभी भी भारत ने युद्ध शुरुआत नहीं किया है, भारत पर युद्ध थोपा गया है। तो इन युद्धों में भारत का जो प्रदर्शन रहा है, जिस प्रकार से भारत 1962 के युद्ध में हम कहते हैं कि हमारी पराजय हुई चीन के हाथों, इसके अलावा जितने भी युद्ध हुए, भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों को एक कड़ा सबक सिखाया। ठीक है, लेकिन बार बार 2017 से लेकर अब तक जब कभी भी, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चाहे वो उड़ी के घटना के बाद भारत के सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात हो, हर बार मुद्दे ये आते हैं कि इसका श्रेय किसे मिलना चाहिए। इसका श्रेय सरकार को मिलना चाहिए, इसका श्रेय सेना को मिलना चाहिए। इस पर बहस होती है। हाँ, इस बात पर आम सहमति है राजनीतिक क्षेत्र में कि युद्ध तो लड़ता है हमारा सिपाही, हमारा सेना, और हमारे भारत के लोगों को भारत की सेना पर गर्व है। हर युद्ध, चाहे वो 1948 का युद्ध हो, भारत की सेना ने जीती थी। 1965 का युद्ध हो, भारत की सेना जीती थी, क्योंकि मोर्चे पर तो वही होता है। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की भी भूमिका बड़ी होती है, राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका छोटी नहीं होती है। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आज हम 1971 के युद्ध को केंद्रित करके एक आपके समक्ष इस विषय को रखने का मैं प्रयास करूंगा। मुद्दा है 1971 का युद्ध की समाप्ति हुई। आपको पता है, युद्ध भारत पर थोपी गई थी। समस्या पाकिस्तान में थी, समस्या पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से के बीच थी, लेकिन उसका असर भारत के सीमावर्ती जो राज्य हैं पूर्वी पाकिस्तान के, उन राज्यों पर पड़ रहा था। मतलब बांग्लादेश से दो प्रकार के लोग भागकर भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। एक तो हिंदू समुदाय के लोग थे जिनके साथ वहां अत्याचार हो रहा था, उस कारण से आ रहे थे। दूसरी तरफ मुसलमान भी थे, जो बंगला बोलने वाले मुसलमान थे। तो उसके खिलाफ वहां पर मुक्ति वाहिनी, मुक्ति संग्राम का शुरू हुआ। उसमें भारत, इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप करना पड़ा, भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा अपने सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए। और जब युद्ध की शुरुआत हुई तो परिणाम क्या हुआ सबको पता है। भारत ने एक तरह से पाकिस्तान को नके चनो चबवाए, पाकिस्तान को अपने 90,000 से अधिक सैनिकों का आत्मसमर्पण कराना पड़ा। पाकिस्तान युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पूर्वी पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना, बांग्लादेश बना। वहां के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बने, भारत की जय हुई। और लेकिन खैर, अब बांग्लादेश का इतिहास कुछ वर्तमान कुछ अलग है, उससे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उस युद्ध के उपरांत, उस युद्ध की समाप्ति के उपरांत उन दिनों ऐसा कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार उन दिनों के, जो ये कहते हैं कि ये दुर्गा की उपाधि आंध्र प्रदेश के एक सांसद ने इंदिरा गांधी को दिया था। वो बात अटल बिहारी वाजपेयी की मुंह में जबरदस्ती ठूस दिया गया था, ऐसा उनका कहना है। वो बहुत नामी पत्रकार है। तो ये एक अलग सवाल है। लेकिन उसका श्रेय लेने के लिए लगातार होड़ बची रही किनके बीच। तो भारत की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद जो सेना चीफ थे, आर्मी चीफ जो थे, सैम मानेकशॉ। उस समय में कोई आज की तरह सेंट्रलाइज कमांड नहीं था, तो मतलब उस समय में सेना प्रमुख नहीं हुआ करते थे, बल्कि आर्मी
नेवी एयरफोर्स के अलग अलग चीफ हुआ करते थे। तो आर्मी के चीफ थे जनरल सैम मानेकशॉ और भारत के रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम। इन तीनों के बीच उस युद्ध में विजय का श्रेय लेने की होड़ मची हुई रही। इंदिरा गांधी राजनीतिक प्रधानमंत्री थी, देश की नेता थी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को हैंडल करना इंदिरा गांधी ने बहुत बेहतर तरीके से किया था, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। जिस प्रकार से भारत, रूस, सोवियत संघ और अमेरिका का त्रिकोण बना, उस समय में प्रायः दुनिया के जितने भी, एक सोवियत संघ को छोड़कर दुनिया के जितनी भी बड़ी शक्तियां थी वो सब के सब लगभग भारत के खिलाफ थी, पाकिस्तान के समर्थन में थी, पाकिस्तान के पक्ष में थी। उसके बावजूद भारत का युद्ध में नेतृत्व करना, इंदिरा गांधी एक आयरन महिला थी, लौ महिला थी, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। जिस बात को इंदिरा गांधी की भूमिका ने साबित किया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कोई भी निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक इंदिरा गांधी को श्रेय देने से नहीं चूकेगा। लेकिन बाबू जगजीवन राम का कहना था कि अगर युद्ध की शुरुआत की तैयारी की शुरुआत तो 6 महीने पहले से हो गई थी, और उन दिनों जिस प्रकार से बाबू जगजीवन राम इस बात को कहा करते थे, कई उदाहरण है जगजीवन राम के उन दिनों, जिसमें जगजीवन राम कहा करते थे कि अगर मैं नहीं होता, मतलब जगजीवन राम नहीं होते, तो भारत जो युद्ध लड़ने के लिए सामग्रियों का इंतजाम जिस बेहतर तरीके से भारत ने किया था, जिस बेहतर तरीके से बाबू जगजीवन राम मोर्चे पर जाकर सेना का उत्साह बढ़ा रहे थे, जिस प्रकार से समन्वय का काम तीनों सेनाओं के बीच बाबू जगजीवन राम ने किया, इस कारण से बाबू जगजीवन राम ये मानते थे कि इस युद्ध का श्रेय रक्षा मंत्रालय को मिलना चाहिए और रक्षा मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम को यह श्रेय मिलना चाहिए। एक जगह बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम ने यह बात भी कही कि जब चीन के साथ 1962 में हमारी पराजय हुई, तो उस युद्ध में भारत की पराजय हुई, उसके लिए बलि का बकरा कौन बना था? उस समय में किसी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि रक्षा मंत्री B.K. कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा था। अगर आज बाबू जगजीवन राम ने कहा कि अगर आज भारत इस युद्ध में पराजित हो जाता, भारत का प्रदर्शन बेहतर नहीं होता, भारत अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता, तो फिर बलि का बकरा बाबू जगजीवन राम को बनाया जाता। तो कहावत है, जब जीत का श्रेय जिसे मिलेगा उसी को हार की सजा भी मिलती है। तो जब हार की सजा मिली थी रक्षा मंत्री को, तो फिर जीत का श्रेय रक्षा मंत्री को क्यों नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ताली कप्तान को और गाली खिलाड़ी को, उप कप्तान को, ऐसा नहीं होगा। गाली कप्तान को तो ताली भी कप्तान को, और अगर गाली उप कप्तान को तो ताली भी उप कप्तान को। यह कहना था बाबू जगजीवन राम का। लेकिन इसमें तीसरा थे सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ ने कहा कि मैं अगर पाकिस्तान का सेना प्रमुख होता, मैं अगर पाकिस्तान का भी सेना प्रमुख होता तो जीत पाकिस्तान की होती। यह कहकर सैम मानेकशॉ ने एक तरह से हड़कंप मचा दिया था। सैम मानेकशॉ लगातार इस बात की चर्चा करते रहे कि अगर इंदिरा गांधी के आदेशानुसार, इंदिरा गांधी के सलाह के अनुसार, अगर जो टाइमिंग इंदिरा गांधी ने तय किया था युद्ध के लिए, पाकिस्तान पर के साथ फरियाने के लिए, हमला करने के लिए, उस टाइम पर अगर हमने इंदिरा गांधी की बात मान ली होती और इंदिरा गांधी की कहे अनुसार युद्ध का श्री गणेश किया होता, तो भारत युद्ध में फंस जाता, भारत के किसी भी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। इसीलिए सैम मानेकशॉ की बनाई गई रणनीति ही भारत के युद्ध में विजय का सबसे बड़ा कारण है। यह बात सैम मानेकशॉ लगातार कहते रहे। जीवन के अंतिम क्षण तक सैम मानेकशॉ ने इस विषय को रखा कि अगर वो नहीं होते तो भारत इतनी बेहतर तरीके से, इतने बेहतर रणनीति के साथ पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में इतने कम समय में जो है भारत के लिए पाकिस्तान को घुटनों के बल पे लाना भारत के लिए संभव नहीं हो पाता। और ऐसा माना जाता है कि इस बात को चूंकि सरकार भी जानती थी, इंदिरा गांधी भी जानती थी, इसीलिए युद्ध में विजय के पश्चात इंदिरा गांधी का महिमा मंडन हुआ।
महिमा मंडन के बाद इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया। तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया, उस पर भी कारण बताया गया कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ा, बांग्लादेश का निर्माण किया, भारत की युद्ध में नेतृत्व किया, उसके लिए इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया जा रहा है। तो उस पर भी नाराजगी व्यक्त किया था सैम मानेकशॉ ने। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। भारत के इतिहास में उससे पहले किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, वो फील्ड मार्शल की उपाधि नहीं दी गई थी। 1974 में इंग्लैंड में, लंदन में साफ साफ कहा था सैम मानेकशॉ ने कि अगर मैं पाकिस्तान का भी सेनाध्यक्ष होता तो पाकिस्तान को ही जो है जीत मिलती। सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारत में सेना संप्रभु नहीं है, भारत की संसद संप्रभु है, भारत की सरकार के अधीन है सेना। तो इसीलिए इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि युद्ध तो मोर्चे पर सेना ही लड़ती है, सेना के शौर्य के बल पर ही, सेना की बहादुरी के बल पर ही, सेना की देशभक्ति के बल पर ही हम कोई भी युद्ध जीतते हैं, भारत चाहे। लेकिन युद्ध में हार अगर होती है तो उसके लिए निश्चित रूप से राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार होता है। राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार क्यों होता है, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है 1962 का युद्ध। अगर हम देखें गौर से तो 1947 के आसपास जब भारत आजाद हुआ, उस समय में भारत और चीन दोनों की आर्थिक शक्ति, अर्थव्यवस्था के मामले में, सामरिक शक्ति के मामले में लगभग एक जैसी स्थिति थी। लेकिन चूंकि चीन ने अपनी सेना को मजबूत किया, चीन ने अपनी सेना का उपयोग किया, चीन ने अपनी सेना का सशक्तिकरण किया, चीन अग्रेसिव रही, ठीक है। अग्रेसिव नहीं होती तो फिर कैसे चीन जो है तिब्बत पर कब्जा कर लेता, ठीक है। लेकिन भारत क्या रहा, भारत नजरअंदाज करता रहा इन सब परिस्थितियों को। भारत पर जो बाहरी खतरे थे, उन परिस्थितियों को भारत की सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने नजरअंदाज किया। 1962 के युद्ध में कहा जाता है कि भारत की सेना के पास जूते भी नहीं थे। तो इस प्रकार की परिस्थिति के लिए जिम्मेवार सेना तो नहीं थी। सेना तो 40 डिग्री, -40 डिग्री टेम्परेचर में भी युद्ध लड़ने के लिए चली गई। सेना तो राइफल से, जिससे आजकल चिड़िया मारी जाती है, उस राइफल से चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए चली गई। तो भारतीय सैनिकों को युद्ध सामग्री का अभाव हुआ, भारतीय सेनाओं को जूते नहीं थे, भारतीय सेनाओं के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं होना, ये सब चीजें तो राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेवारी है। तो राजनीतिक नेतृत्व, अगर एक बात तय है कि मैंने पहले बताया जैसे कि अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, हर वक्त दोहरा शतक बनाने वाला खिलाड़ी ट्रॉफी जीतने वाला नहीं उठाता, मैन ऑफ द मैच का उठाता है। ट्रॉफी किसे मिलती है, कप्तान को ही मिलती है। इसीलिए चाहे वो 1971 का युद्ध हो, चाहे 1962 का युद्ध हो, चाहे 1948 का युद्ध हो, चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, दोनों की भूमिका बराबर की है। सेना के शौर्य, उसका तो कोई अतुलनीय है, उसका कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता। और भारत की सेना दुनिया में सबसे अधिक प्रोफेशनल सेना है। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की भी बड़ी भूमिका होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।